कैंप्स कनाडा में। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है फिर से आपका हमारे स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम हिंदी के 2 पाठ पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय बेटियां का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में जो हमारे लेखक हैं श्री नागार्जुन जी, उन्होंने कहा है हिमालय की बेटियां। हिमालय की बेटियां कौन सी होती हैं बेटा? हिमालय की बेटियों से मतलब है हिमालय से निकलने वाली उसकी नदियाँ। जो नदियाँ जिनको हम आज माँ के रूप में मानते हैं, वो पहले कभी बेटियां भी तो थी, किसी की तो बेटी थी ना। तो वो सब हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो क्या है, यहाँ पर हिमालय की सब बेटियाँ हैं। पढ़ते हैं ना आप ज्योग्राफी में, हिमालय से निकलने वाली 7 नदियों के नाम बताओ, हिमालय से निकलने वाली 5 नदियों के नाम बताओ। ठीक है, तो आप भी बताना मुझे अब कमेंट सेक्शन में हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। अपने पाठ में देखो, नागार्जुन जी जो हमारे लेखक हैं वो क्या कहते हैं। लेखक कहते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती, संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनको हम क्या मानते हैं? हम नदियों को माँ के रूप में पढ़ते हैं। हम नदियों के किसके रूप में पढ़ते हैं? हम नदियों को माँ के रूप में देखते हैं। जैसे गंगा माँ, यमुना माँ, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? हमारी माता हैं। और माताएं कैसी होती हैं? माताएं कैसी होती हैं बेटा? वो हमें सिखाती हैं, शांत होती हैं, गंभीर होती हैं, अपने आप में खोई हुई होती, संभ्रांत महिला की भांति। जैसे जब हम घरों में जाते हैं तो जो स्त्रियां होती हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? उनका स्वभाव शांत होता है। उनके प्रति हमारे मन में क्या होता है? उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव है। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। मतलब जैसे आप लोग जब जाते हो अपनी माँ के पास, दादी माँ के पास, मौसी के पास, मामी के पास, और उनकी गोद में जो आपको अनुभूति होती है कि जैसे किसी माँ के आंचल में आप खेल रहे हो, सेम वही अनुभूति आपको किसके साथ होती है? नदियों के साथ। वैसा ही आपको लगता है जब आप नदियों के पास जाते हो तो उनके साथ अटखेनियाँ करने का, खेलने का मन करता है ना, कि हम उनके पास आ गए, अब हम सुरक्षित हैं। परंतु इस बार मैं जब हिमालय पे चढ़ा, तो लेखक देखो आगे क्या कहते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुगनी पत्नी गंगा, यही यमुना, यही सतलज में उतरकर कैसे इनका मतलब देखो, जो जिन नदियों को हमने माँ के रूप में देखा है, जिन नदियों को हमने किन के रूप में देखा है? माँ के रूप में देखा है। अब जब हम हिमालय के पास आते हैं तो ये नदियाँ कैसी दिखाई देती हैं? जब हम हिमालय के पास आती हैं तो ये नदियाँ कैसी दिखाई देती है? दुगनी पत्नी, ये इनका उछलना कूदना, मतलब ये नदियाँ जब अपने घर में रही होती, जैसे कोई स्त्री होती है जब वो अपने घर में होती है, अपने घर की बेटी होती है, तो वहाँ पर वो खेलती है, कूदती है, उछलती है ना। वहाँ पर वो खेलती है, कूदती है, उछलती है, मतलब ये है कि वो अपने मन के हिसाब से रहती है, जैसे उसे रहना है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं होता। खिनखिनाकर हंसते जाना इनकी भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। मतलब ये है कि जैसे जब एक स्त्री जब बच्ची होती है अपने पिता के यहाँ पर, तो वो कैसी होती है? उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा होता। जब वो पहाड़ों में होगी, नेचुरल सी बात है, कहीं पहाड़ ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं अच्छे हैं, कहीं बुरे हैं, कहीं गड्ढा है, तो वो क्या आपस में खेलती हुई, मिलती हुई, आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हुई जाती हैं। तो वो कैसी लगती है? वो किसी बच्चे की तरह लगती है। और जब वही नदियाँ मैदानों में जाकर कैसी हो जाती है? वही नदियाँ मैदानों में जाकर फैल जाती है और शांत स्वभाव की हो जाती है। देखो यहाँ लिखा है ना कि इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर। क्यों? क्योंकि मैदान में जाकर क्या होता है? फैलाव होता है। और जब वो नदी मैदान में आती है तो ठहराव हो जाता है, नदी में वो आकर बिल्कुल शांत हो जाती है। जैसे किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, मतलब जब कोई लड़की कहीं पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, जैसे जब वो हिमालय से जा रहे हैं तो जैसे कोई कनी उन्हें दिखाई दे रही है, अगर वो उसे देखते हैं तब भी उतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, तब भी इतना कौतूहल, मतलब कि उनके मन में
जैसे कोई हलचल हो रही है और विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं होता जितना कि बेटियों की बानी ना देखकर। मतलब हिमालय पे जब वो देख रहे हैं नदियों को, जिन नदियों को उन्होंने हमेशा शांत, धीर और गंभीर देखा है, तो उन नदियों को जब वो हिमालय पे देखते हैं तो कैसा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि देखो कितनी खुश है। जैसे लड़कियां अपने घर पर जाके उछलती हैं, मचलती हैं, खेलती हैं, कूदती हैं। कहाँ ये भागी जा रही है? कौन लक्ष्य जिसे उन्हें बेचैन कर रहा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतप्त हो तो वह कौन होगा जो प्यास मिटा सकेगा। मतलब यह है कि अब लेखक कहना चाह रहे हैं बेटा कि ये जो भागी जा रही हैं, मतलब ये जो नदियां हैं, ये कहाँ इनको जाने की कहाँ जल्दी है। मतलब जब वो हिमालय से निकल रही है तो उनका वेग इतना अधिक है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई रेस लगा रही हैं। कौन सा लक्ष्य? और हम रेस किसके लिए लगाते हैं? हम किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगाते हैं। यह कौन सा लक्ष्य है मतलब जो इन्हें बेचैन कर रखा है कि अपने पिता के पास होने के बावजूद भी वो उनका हृदय, मतलब यह है कि वो ऐसा क्या है जिसको ढूंढने के लिए वो जा रही हैं। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे, भरी घाटियाँ, मधुर अत्यधिकाएं, सर सब्ज चुपकाएं, ऐसा है नीना निकेतन। इतने ध्यान देख रहे हैं लेखक, जो हमारे नागार्जुन जी हैं वो देख रहे हैं कैसे कि जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं वहाँ पर, जो घाटियाँ हैं, बंधुर अत्यधिकाएं हैं, मतलब सब्ज उपत्यकाएं हैं। मतलब यह है कि छोटी बड़ी सब तरीके की जैसे जैसे वहाँ पर चीज़ें हैं। तो उससे नीना निकेतन का मतलब है जो नदियाँ वहाँ पे खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं, उसको देख रहे हैं। खेलते खेलते जरा दूर निकल जाती है। मतलब यह है कि नदियाँ जब खेलते खेलते, जैसे हम कभी जब बचपन में अपने घरों से बहुत दूर निकल जाते हैं तो देवदार, चीड़, सरोख, चिनार, ये सारे बेटा वो पेड़ हैं जो हमें हिमालय में दिखाई देते हैं। हिमालय में या पहाड़ी इलाकों में दिखाई देते हैं। कौन कौन से पेड़? देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफ़ेदा, कैन के जंगलों में पहुंचकर तो बीते याद करने का मौका मिल जाता होगा। मतलब यह है कि जो नदियां हैं जब कभी इन तरफ से निकलती होंगी तो उन्हें याद आता होगा अपना बचपन की, वो कैसे अपने पिताजी के यहाँ खेलती थी, जाती थी। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना से ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चींटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास रखा ही क्या है। मतलब ये देखो बेटा, उत्तर से निकलता है। जो हिमालय है वो कहाँ है? वो उत्तर साइड में है। तो जो नदियाँ हैं वो वहाँ से निकलती हैं और जाके दक्षिण में चली जाती हैं। तो मतलब यह है कि जब वो पिता अपने बच्चों से बिछड़ते हैं, जैसे अपनी बेटियों को दूर जाते हैं, तो वो विराट मौन, जो आकाश में जो हिमालय वो सबसे ऊपर, उसको देखा जाए तो वो क्या सोचता है? वो भी अपनी बच्चियों के बारे में सोचता होगा कि उनकी बेटियां उनसे दूर है और इस वजह से वो मौन है, यानी कि शांत है, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, जनाम, झेलम, कपिशा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, जनाम, झेलम, काबुल, कुभा जिसे कहते हैं, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। बेटा देखो, जैसे ये बड़ी बड़ी, तो ये हमारी हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये बड़ी बड़ी दो नदियां हैं, लेकिन इन दो ही नदियों के नाम से हमें इतनी सारी छोटी छोटी नदियां जो इनके आसपास से निकलती हैं, जैसे चनाब, कंडू, व्यास वगैरह, ये सब हमारे सामने तुरंत ही आने लगती है और हिमालय के भी सामने तुरंत ही उनके सामने आने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। मतलब यह है कि अब ये कहना चाह रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ भी क्यों नहीं है, क्योंकि उसके साथ ये सारी नदियाँ, उसके साथ ये सारी छोटी बड़ी नदियाँ जुड़ी हुई हैं। दयालु हिमालय के पिघले दिन एक एक बूंद जाने कब होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अब देखो ये लेखक कितनी अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात। दयालु हिमालय के पिघलते हुए जो नदियाँ निकल रही हैं, जो नदियाँ हैं वो कैसे निकल रही है? हिमालय से कैसे निकल रही है? हिमालय क्या है? हिमालय के ऊपर बर्फ जमी हुई है। हिमालय के ऊपर क्या है? बर्फ जमी हुई है और बर्फ की एक एक बूंद पिघलती है, और जो बर्फ पिघलती है वो क्या होता है? वो नदी का रूप ले लेती है, और नदी का रूप लेने के बाद
दो महानदों के रूप में, दो महानदों यानी कि समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, मतलब उसके बाद वो जो नदियाँ होती है वो समुद्र के रूप में प्रवाहित हो जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र। मतलब यह है कि अब पर्वतराज ये कहना चाहते हैं, पर्वतराज यानी कि जो हिमालय है, हिमालय को क्या बोला जाता है, हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। तो पर्वतराज ने अपनी बेटियों का विवाह किसके साथ कर दिया है, समुद्र के साथ कर दिया है। और वो दो बेटियां कौन कौन सी हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा था, सतलुज। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने मैदानों में ही यानी कि समतल स्थानों पर इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। अब ये कहना चाहते हैं लेखक कि जिन लोगों ने इनका सिर्फ श्वेत शांत स्वभाव, निर्मल स्वभाव देखा है, उन्हें इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं होगा। जैसे हम जब नदियों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, नदियों में हम नदियों को देखते हैं तो देखते हैं कि भाई देखो कैसे बिल्कुल शांत हैं, कोमल है। हम सोच भी नहीं सकते कि जब ये अपने घर में होती हैं या हिमालय की तरफ होती हैं, अपने पिता के घर में होती हैं, तो ये किस तरीके से अटखेनियाँ करती है। जैसे जब हम अपने घर जाते हैं, जिस स्त्री की शादी हुई होती है, या आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ घर पर जाती हैं, जब आपकी मम्मियाँ घर पर जाती है तो कैसे होती है, वो फ्री होती है, उनको कोई भी किसी तरीके का प्रबंध नहीं होता कि आपको यहाँ आना है, यहाँ जाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे करना है। तो इसमें माँ बाप की गोद में रंग बिरंगों खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। मतलब यह है कि जिस तरीके से ये अपने घर में रहती हैं तो दूसरों के लिए आकर्षक यानी कि जो सामने वाले को आकर्षित करे। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता है जब अपने घर में बच्चियाँ खेलती हैं तो वो कितनी अच्छी लगती हैं। यही बात बता रहा है कि जब ये बच्चियाँ हिमालय की तरफ, हिमालय को ससुर, समुद्र को उसका दामाद, यानी कि हिमालय को अब किसकी संज्ञा दे दी गई है, हिमालय को अब उनके ससुर की संज्ञा दे दी गई है, और समुद्र को उनके दामाद, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी का जो विवाह है वो समुद्र के साथ कर दिया है। तो इसलिए अब वो क्या बन गए हैं, वो ससुर बन गए हैं, और उनकी बेटी क्या है, उनकी बेटी का जो समुद्र है वो दामाद बन गया, यानी कि उनके साथ उनका विवाह हो गया है। इस तरीके का लेखक ने यहाँ पर दर्शाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें और भी बातें बताई है कि नदी को किस तरीके से संबोधित किया है यहाँ पे लेखक ने। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा, वेत्रवती बेतवा नदी के प्रेम का प्रतिदिन देते जाना। मतलब देखो यहाँ पे नदियों को कितनी सुंदर संज्ञा भी दी गई है और कितने सुंदर तरीके से इसमें नदियों के बारे में बताया गया है कि कालिदास जी ने भी अपने विरही यक्ष से, मतलब मेघदूत कालिदास जी का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है मेघदूत। उसमें क्या होता है, उसमें बेतवा नदी के द्वारा वो एक बताना चाहते हैं कि उनका जो प्रेमी होता है वो प्रतिदान देते जाना, वो अपने नदियों के रूप में बताते जाता है कि तुम्हारी प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यानी कि नदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इसमें बहुत सारी बातें नदियों को लेकर कही है। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और इन नदियों को देखकर मुझे बिल्कुल ये बात याद आ गई कि कालिदास जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा होगा, और फिर उन्होंने अपना जो काव्य है वो रचित किया होगा कि शायद महाकवि भी नदियों के सचेतन रूप। और मतलब ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुझे हिमालय से निकलने वाली नदियों का बेटियों के तरीके का जो रूप है वो बहुत पसंद आया, उनका कन कन करके खेलना, उनका स्वच्छंद विचरना, इस तरीके से शायद महाकवि कालिदास को भी यही रूप पसंद आया होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों की पहाड़ियों कटियों से समतल अंगनों में मैदानों से जुदा शक्लों में देखेगा वही इसी नतीजे पर पहुंचेगा। अब जो लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि ये मेरी ही राय नहीं है कि हम नदियों को जब अलग अलग तरीके से देखते हैं तो हम अलग अलग संज्ञा देते हैं। जैसे देखो बेटा, हम बेटियों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जब बेटियां हमारे घर में होती हैं तो वो क्या है, वो हमारी बेटी है, वो हमारे घर में किसी की बहन है। जब वो दूसरे घर में चली जाती है तो वो किसी की वधू है, वो किसी की पत्नी है, ठीक है, वो किसी की बहू है। तो हम एक स्त्री को जितने भावों में देख सकते हैं हम नदियों को भी उतने ही भावों में देख सकते हैं। किसी की भाभी है, किसी की चाची है, किसी की मामी है, किसी की काकी है। इसी तरीके से हम नदियों को अलग अलग भावों में देख सकते हैं। अब देखो जो हमारे लेखक हैं वो आगे क्या कहते हैं। हमारे लेखक कहते हैं कि काका कानेकर जी हैं, वो भी एक हमारे कवि हैं। काका कानेकर ने नदियों को लोक माता कहा है।
काका कानेकर जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने नदियों को लोक माता, जैसे लोक माता की जगत माता, लोक माता का क्या मतलब है हमारे यहाँ पे, जगत माता की, जगत माता की संज्ञा देता है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्योंकि जैसे कोई भी जो माता बनी है कभी तो वो किसी की बेटी भी होगी। तो इसी तरीके से जो नदी है उनका रूप अगर हम पहले उन्हें बेटियों के रूप में देखें तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई हर्ज यानी कि कोई भी गलत बात नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। और अगर हम बेटियों को देखें तो बेटियां बड़ी होने के बाद जब वो वयस्क होती हैं, जब वो किशोरावस्था में जाती हैं तो वो किसी की प्रेयसी होती है, यानी कि हम उससे प्रेम करें या वो किसी से प्रेम करें तो वो किसकी, वो क्या हो गई, वो प्रेयसी हो गई। फिर हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो अब हम नदियों को कहाँ ले जा रहे हैं, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। उसके बाद बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, मतलब ये है कि अगर हम एक और स्टेप आगे बढ़े तो इन नदियों को हम बहन की संज्ञा भी दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती, तो ये क्या है, ये सारी बहनें हैं। एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई थोन तिब्बत की, तो लेखक कहता है कि एक दिन ऐसी मेरी भी भावना हुई थी कि जो तिब्बत की बात है मन उचट गया। उचटना मैंने देखो नास नसन में भी इस तरीके का एक शब्द आया था, तब मैंने बताया जैसे बेचैन हो जाता है, जब हमारा मन कैसा हो जाता है, थोड़ा बेचैन हो जाता है, हमें थोड़ा खट्टा सा अजीब सा लगता है, तब ये ढीनी थी। सतलज के किनारे जाके बैठ गया। एक बार कवि का क्या हुआ, कवि थोड़ा सा उदास होता है। देखो वैसे भी नॉर्मल आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि हम कोई परेशान हो जाता है, एक्टर एक्ट्रेस, तो वो क्या करते हैं, नदी के सामने जाके बैठ जाते हैं। तो कुछ तो अच्छा होता होगा, हम लोग भी जैसे किसी के घर के आसपास नदी हो तो आप देखना कि नदी के पास जाने के बाद हमें एक अजीब सी, बहुत अच्छी सी, शांति सी फील होती है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो नदियों की वो भावना आ जाती है। ठीक है, दोपहर का समय था तो क्या हुआ, सतलज नदी के किनारे पे जाके लेखक बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। अब लेखक ने जैसे ही उस नदी के अंदर अपने पैर लटकाए तो उस नदी ने अपना असर डाला, मतलब यह है कि नदी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। नदी ने किया क्या, रिएक्ट किया गया, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया तो नदी ने क्या किया, तन और मन ताज़ा हो गया नगामे गुनगुनाने। जैसे नदी में उसने पैर डाले तो उसे थोड़ा सा हल्का फील होने लगा, उसे लगा थोड़ा अच्छा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो उसके लिए अब वो बहुत फ्री है। मतलब जैसे अगर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था तो वो अब अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा था। और जब वो अच्छा महसूस कर रहा था तो क्योंकि वो लेखक है, क्योंकि वो कवि है, तो जब कवि और लेखक अच्छा महसूस करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो पोएम करेंगे या वो राइटिंग करेंगे। या लेखक हैं तो या तो वो लिखेंगे और या तो वो पोएम लिखेंगे। तो देखिए राइटर ने छोटी सी एक पोएम भी लिख दिया है, वो जो गुनगुनाने लगे। उस पोएम के बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे। तो इसमें उस पोएम ने जय हो सतलज बहन तुम्हारी, तो इसमें क्या किया, उसने नदी में सतलुज नदी के किनारे वो जाके बैठा तो उसने उसको क्या, किसकी संज्ञा दिया है, यहाँ पर उसने इसको बहन की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, उसने बहन की संज्ञा दी है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीना अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बनिहारी। मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, उसे हल्का फील हो रहा है, तो अब वो क्या कहते हैं, जय हो। जैसे हम भगवान को कहते हैं ना थैंक यू, इसी तरीके से जय हो। लीना यानी कि तुम्हारे इस जन्म में पैर डालने से मुझे कितनी शांति मिली। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, मतलब जो मेरे मन में कुछ खराब फीलिंग्स थी, कुछ कोई भी प्रॉब्लम्स थी, वो सब अब हट गई। जाऊँ मैं तुम पर बनिहारी, जब हम किसी के लिए खुश होते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं तुम पर बनिहारी जाऊँ, वारी जाऊँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, कि तुम हिमालय की बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, जो हिमालय बिल्कुल चिंतित, चिंता क्यों है उनको, अपनी बेटियों की चिंता है। जब तक उसके पैर, जब तक उसके गोदी में थी तब तक खूब खेलती खिनखिनाती थी, और अब चिंता किस लिए है कि जब आगे घर जाएगी, दूसरी जगह पर जाएगी तो उसको इस तरीके से कैसे ट्रीट किया जाएगा, वो किस तरीके से रहेंगी। प्रकृति नदी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तटपट पर, मतलब यह प्रकृति जो हमारे आसपास का वातावरण है, जो प्रकृति है नदी के चित्रित तट पर, मतलब यह है कि प्रकृति के जो हमने नदी को चित्रित किया है, नदी जो है अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। अनुपम मतलब बहुत ही सुंदर, अद्भुत,
अद्भुत बहुत विचित्र छाप हिमालय, मतलब हिमालय जो है, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो लेखक कहना चाहता है कि जो मुझे शांति की अनुभूति हुई तुम्हारे पास बैठकर, तुम्हारे साथ रहकर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका आभार और आपकी सदैव ही जय हो। तो आज हमने हिमालय की बेटियां पढ़ा, जो किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, श्री नागार्जुन जी। कौन है इसके राइटर, श्री नागार्जुन जी। ठीक है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसमें हिमालय को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है, हिमालय के बारे में, हिमालय की बेटियों के बारे में, नदियों के बारे में बताया गया है। इसको ध्यान से पढ़ना, समझना। और आज के लिए हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जो मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरी सब्सक्राइब करते हो तो आपको नए जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।